अस्सलाम वालेकुम वीयू स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 2 में प्रेजेंटेशन ऑफ फिनंशियल स्टेटमेंट, इसमें आपको मैंने बस मेन पॉइंट की बतानी है, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूँगा। ठीक है, मेन पॉइंट जो है वो आपको पता है, प्रेजेंटेशन ऑफ फिनंशियल स्टेटमेंट, जो प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं फिनंशियल स्टेटमेंट की मैंने आपको बताई है डेफिनेशन के, जो एंड ऑफ द ईयर उसकी पूरी जो परफॉर्मेंस होती है एक फर्म की, तो उसकी फिर फिनंशियल पोजीशन चेक करने के लिए जो बनाई जाती है, तो उसे फिनंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स और ये IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का है, क्या है IAS 1 का, ये इसका आर्टिकल है। और ये ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारे इसके जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया, कंपोनेंट्स, जनरल फीचर्स, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये फाइनेंशियल पोजीशन आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्रिहेंसिव इनकम, चार्जेस, इक्विटी, ये तो इसके वो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कैश फ्लो एंड एंटिटी, यूजफुल द वाइड रेंज ऑफ यूज़र टू मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो ऑफ एन एंटिटी that the useful wide the range of user and making economic decision, ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये जो कंपोनेंट्स, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल पोजीशन की, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की और कैश फ्लो ऑफ एंटिटी, यूज़ अ वाइड रेंज ऑफ यूज़र्स इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब कि सबकी कैश फ्लो, एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें ये इंफॉर्मेशन जो है जो प्रोवाइड करता है। तो ये दूसरा कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये हैं सारे, financial position, profit and loss, income, changes in equity, cash flows। ठीक है, जनरल फीचर्स ये हैं, फेयर प्रेजेंटेशन, कंपाइल्स अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग ये है, और स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट फाइनेंशियल जो है वो इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मैंने ये बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं। तो आगे फेयर प्रेजेंटेशन एंड कंप्लेंट्स विद FIR। फेयर प्रेजेंटेशन मतलब कि सही, फेयर का आपको पता है, सही विद डिस्क्लोजर व्हेन नेसेसरी इज पैरामीटर्स द रिजल्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट द अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन। फेयर मतलब कि सही प्रेजेंटेशन, फेथफुल प्रेजेंटेशन, ट्रांजैक्शंस, अदर इवेंट्स, कंडीशंस। ठीक है, इसको फेयर प्रेजेंटेशन कहते हैं कि सही जो आपकी एक एंड ऑफ द टाइम प्रेजेंटेशन आप तैयार करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। कि अब एक बंदा, अब मैं आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊं, जैसे आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करके आपने उसका क्या कहते हैं, प्रॉफिट लिया या लॉस लिया। ठीक है, एट द एंड आप जब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जब चेक करेंगे, तो फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए उसकी पहले आप प्रेजेंटेशन बनाओगे, उसे फिर सबको बताओगे। इसी में प्रेजेंटेशन का फेयर प्रेजेंटेशन वो ये कह रहा है कि फेथफुल प्रेजेंटेशन में ये सारा कुछ जो है ना वो आना चाहिए। अब आपको
इसके बाद ये कुछ भी नहीं करना। इसके बाद ना आपने यहाँ पे आ जाना है, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऊपर मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे आपने नीचे जो चीज़ है ना, ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी, बोर्ड, कैटेगरीज ऑफ कंपनी इन पाकिस्तान, पब्लिक इंटरेस्ट, ये वो, ये सारी इधर पाकिस्तान की जो कंपनीज वगैरह हैं वो हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रेजेंटेशन ऑफ एसेट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट पोजीशन इन बैलेंस शीट, ठीक है। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है। ये नॉन करंट एसेट्स में ये आ जाता है प्रॉपर्टी, प्लाट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब कि जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, ठीक है, और वो एक जगह पे आपकी खड़ी है और एक जगह पे है और आपने वो ख़रीदा है अपने लिए, तो उसे एसेट्स कहते हैं। और इसमें नॉन करंट एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स, मतलब कि सालों साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल से ज़्यादा जिसकी मियाद हो, ठीक है। और करंट क्या एसेट्स ये है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब कि ये शॉर्ट टर्म 1 साल से कम, और ये आपके एसेट्स होने चाहिए, मतलब कि कैश आपका एसेट्स है। ये देखो, लॉन्ग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपके पास कैश आया, इन्वेस्टमेंट किया, लोन्स आपके पास है, लोन्स एंड एडवांस, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेंट्रीज आपके पास पड़ी हैं, इन्वेंट्रीज मतलब कि कुछ भी आपके जो कारोबार के लिए चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, रिकवरेबल कैश एंड बैंक बैलेंस, इसको करंट एसेट और ये नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इक्विटी एंड लायबिलिटी, प्रेजेंटेशन ऑर्डिनरी इक्विटी एंड बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल रिजर्व, ये शेयर कैपिटल है, कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। प्रेजेंटेशन ये आपको बता रहा है कि ये इसमें करंट एसेट्स है, ये नॉन करंट एसेट्स है। अब ये लायबिलिटीज़, इक्विटी एंड पोजीशन की ये लायबिलिटीज़ है और ये एसेट्स थे। स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ आपकी जो आपने कर्जा लिया हुआ किसी से, उधार लिया हुआ किसी से, एडवांस लिया हुआ किसी से, तो उसको कहते हैं। तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ है और ये करंट लायबिलिटीज़ है, ठीक है। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल रिजर्व, ये शेयर प्रीमियम, ये वो सारा कुछ ये भी इसमें आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग्स, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, मतलब कि पिछला जो आपका रहता है लॉन्ग टर्म, नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाता है। करंट लायबिलिटी, ट्रेड एंड अदर पेएबल, शॉर्ट टर्म ड्रॉइंग्स, करंट पोजीशन, लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग्स, करंट टैक्स पेएबल, शॉर्ट टर्म ड्रॉइंग्स, तो ये करंट लायबिलिटी में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ दिया हुआ है, फिक्स एसेट वगैरह, और ये पेड कैपिटल, और आपने यहाँ पे बनाना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दिसंबर, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ये देखें, एक तरफ एसेट्स आ गए, एक तरफ जो है लायबिलिटीज़ आ गई। ये शेयर कैपिटल और रिजर्व कैपिटल तो आपका ज़रूर ऐड होता है, ये इस साइड पे लायबिलिटी वाली साइड पे ना इन्होंने बनाया हुआ बस ट्रायल बैलेंस ये। तो इसमें से ये फिक्स एसेट्स इधर आ गए, नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब जिसको फिजिकली आप टच नहीं कर सकते, जिनके एक तो होता है इंटेंजिबल, एक होता है टेंजिबल। टेंजिबल यही कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया। इंटेंजिबल पेटेंट राइट वगैरह जो हो गए वो इंटेंजिबल है।
ठीक है। और दोनों की साइड सेम होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, 62,500 इधर भी 62,000, लिमिलिटी और एसेट्स की इनकम दोनों की बराबर हो तो फिर जाके ये ट्रायल बैलेंस जो है ना मिलता है, वरना ये माइनस, कोई माइनस होता है कोई प्लस होता है। तो यहाँ आपको ये एसेट्स इधर आ गए, इंटेंजिबल एसेट्स इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, ये इस साइड पे आ गए। अब शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ये सारा कुछ, शेयर कैपिटल, शेयर रिटेन, रेवोल्यूशन, रिटेन जो है अर्निंग्स, रेवोल्यूशन, सरप्लस, ये इधर आ गए। बकाया ये लायबिलिटी पे चली गई सब चीज़ें। ये नॉन करंट लायबिलिटी, लोन सर्टिफिकेट यहाँ आ गए, बैंक ब्रोइंग्स यहाँ आएंगे, लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म है ना वो इधर आएंगे नॉन करंट में। और करंट मतलब कि अभी आप करंट ट्रेड पेबल्स कर रहे हो, महीने के बाद टैक्स पेबल कर रहे हो, तो उसको करंट लायबिलिटी कहते हैं। तो ये टोटल 62,500 हो गए, ये भी 62,500, तो ये दोनों मिल गए तो ये बैलेंस शीट हो गया। और यहाँ पे अब आगे हम आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो वाला ट्रायल बैलेंस था। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ये होता है कि आपने एक कारोबार स्टार्ट किया है, उसमें आपने जो है ना क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट की है, तो फंक्शन, नेचर वगैरह सब कुछ इन्वेस्टमेंट किया। एंड ऑफ द ईयर आपने जो अपना निकालना है, मतलब कि आपने एक दुकान बनाई या कुछ भी बनाया, एंड ऑफ द ईयर आपने अपना महीना ले लो, चलो एंड ऑफ द ईयर नहीं, महीने बाद आपने निकाला कि मैंने ये इन्वेस्ट किया था 50,000 इन्वेस्ट किया था और मेरी सेल हुई है 80,000, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 30,000 आ गया। 30,000 में से हमने अदर इनकम को, तो आपने एक लड़का रखा उसको 5,000 दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गए 2,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गए 3,000, अदर एक्सपेंस हो गए 2,000, तो फिनांस एक्सपेंस हो गए। ठीक है, ये सारे एक्सपेंस करके फिर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके 30,000 बचेंगे, 30 में से आपके 10 चले गए, 10 नहीं 15 चले गए, 15 रह गए, टैक्स होगा 2,000, 3,000 होगा। जो प्रॉफिट ऑफ द पीरियड जो होगा ना, वो 13,000 बचेगा या 11,000 बचेगा, तो उसे कहते हैं, इसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ भी बता रहा है, और यहाँ पे ये इन्होंने जो है ट्रायल बैलेंस दे दिया हमें। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। सबसे पहले रेवेन्यू यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा रेवेन्यू। ये देखें, ये सेल रेवेन्यू जो है ना, सेल्स को कहते हैं रेवेन्यू। ये आगे रेवेन्यू नहीं है, कास्ट ऑफ सेल है, ये रही 40,000, ये आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट जो है 26,650 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे हमने परचेज भी तो देखनी है। ये रही, ओपन इन्वेंट्रीज हुई 12,550 प्लस। ठीक है, यहाँ पे 30,000 और इन्वेंट्रीज को 4600 रुपये जो है ना वो वापस कर दिया, तो यहाँ पे 26,650 बचे। तो इसको हमने ओपन इन्वेंट्री को हमने माइनस किया, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 13,350। अदर इनकम नहीं है,
प्रॉफिट आ गया। ये सिस्टम की वजह से ना ऊपर नीचे वो समझ नहीं आ रही। चले मैंने जो आपको समझाने, अदर की इनकम होगी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का 3370 अदर एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन 99, अदर एक्सपेंस जो है 490, फिनांस ये सही नहीं बनाया हुआ इन्होंने, ये उसका मसला है। चलें फिर आगे जो है ना आपको मैं बता देता हूँ, ये चीज़ देखनी है आपने, और आगे आपने चैप्टर जो है ना इसको स्किप कर देना है। अब आप सीधा जो है ना चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएं, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका ये है, इस presented as a integral part of the financial statement in the form of a separate statement, provide the analysis about the cash received and cash payments। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि आपने जो कैश रिसीव किया और कैश पेमेंट्स की ड्यूरिंग अ पीरियड वो बताता है। इन्वेस्टर और लैंडर्स और क्रेडिटर्स को ये हेल्प करता है, ठीक है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट फिर मैं आपको कल ही बताऊंगा इसका, फिर एक चैप्टर जो है ना इसमें चैप्टर नंबर 2 आ गया, ठीक है। कल मैं फिर जो है ना ये बताऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको इसका, और इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पहले तो मैं आपको इसकी थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ एसओसी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग, ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, कैश एंड कैश इक्विपमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो है रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ लोन्स, डेबिट इक्विटीज़, रिटर्न ऑन लोन्स, रिटर्न ऑन इक्विटीज़। ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो, पेमेंट्स ऑफ सप्लायर्स, पेमेंट्स ऑफ बिहार एम्प्लॉयज़। ये कैश इनफ्लो जो आपने कैश लिया है किसी से, ये वो चीज़ है। और कैश आउटफ्लो जिसको जो है ना दिया है कैश, मतलब कि गुड्स खरीदे हैं उसके लिए है, फिर टैक्स दिया है, फिर इंटरेस्ट दिया है, फिर ये दिया है। तो ये आपने जहन में रखना है इसमें, ठीक है। बकाया मैं आपको कल फिर इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा।